गुड इवनिंग क्लास। चलिए बच्चों स्टार्ट करें। यस सर। टाइम तो हो गया, सभी लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए। कहाँ तक हो गए थे बच्चों? बेटे स्टोर प्लेनर तक हो गया था सर। चलो हेड डालो कलर। कलर डी ब्लॉक में भी था बच्चों और ए ब्लॉक में भी है, इसमें भी है। जैसे एक कोई कंपाउंड है EI वाटर 6+3 ये है। इसका आप अगर कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जैसे ये वायोलेट कलर का होता है, तो इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 3D कितना होता है? 4S नहीं 3D2 आएगा क्या? 22 होता है ना? तो +3 इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे तो 2 यहाँ से लॉस होगा, 1 यहाँ से लॉस होगा। धीरे 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 पागल हो रहे हैं। वाकई में पागल ही है बेटे। एक चीज़ ध्यान रखो कि आप अगर ऐसे करोगे ना तो मैं ब्लॉक करवा दूंगा आपको, ठीक है? फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हाँ देखो बच्चे 3D10 मैं ये बता रहा था कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल होगा। ये लिगेंड है, ये लिगेंड है। लिगेंड की प्रेजेंस अगर है बच्चों तो CFT लगेगी। CFT आप सभी लोगों को पता है कि फाइनली क्या होता था। ये इस तरह से कुछ स्प्लिटिंग हो जाती थी। ऑक्टाहेड्रल वीक लिगेंड है तो T2G नीचे EG ऊपर, और पहला एक ही इलेक्ट्रॉन है D में बच्चों, तो D में ये इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा। ये जो आपको मैंने बताया था ये एनर्जी गैप फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इस पर आप विबग्योर जो कि विजिबल रेंज में है, इस वेवलेंथ की लाइट इस पे डालोगे, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा
एब्जॉर्ब करके ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जंप कर जाएगा, ऊपर। ये फ्रीक्वेंसी है लाइट की या वेवलेंथ है ना। चाहे ये फ्रीक्वेंसी ले लेना, चाहे वेवलेंथ ले लेना, जो कुछ मर्जी होगी वो ले सकते हो, ठीक है। या इसको एच म्यू भी कह सकते हैं कि सनलाइट डाल दो। जो आप लाइट डालोगे, एच म्यू की जो लाइट आप उस पर डाल रहे हो, उसकी एनर्जी जो है वो उसके ग्रेटर या इक्वल ही होना चाहिए, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चला गया, T2G से EG चला गया। इसे कहते हैं बच्चों DD ट्रांजिशन। तो कलर जो शो होता है वो ड्यू टू DD ट्रांजिशन होता है। अब DD ट्रांजिशन का मतलब है कि T2G से EG में चला जाए या फिर EG से T2G में आ जाए, कहीं भी आ जाए। कलर का पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कलर ड्यू टू DD ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर एक बार दोबारा बता दो, वाला पार्ट नेट चला गया था। अभी आप सुनते जाओ। अच्छा नेट चला, नेट सुनो मेरी बात बच्चे। ये 5 ऑक्टाहेड्रल के डी ऑर्बिटल थे जिसे हम डीजनरेट कहते थे। ये स्प्लिट हो गया था हमारा। स्प्लिट क्यों हुआ ये, क्योंकि यहाँ लिगेंड 6 थे, इस वजह से ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल का T2G नीचे और EG ऊपर। क्यों, क्योंकि ये बंदा वीक था, वीक लिगेंड था। अब इसके डी में 1 इलेक्ट्रॉन थे बच्चों फाइनली लॉस करने के बाद, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था। ये जो था मैंने बताया एनर्जी गैप फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो। इसके ऊपर आपने सनलाइट पास कर दी, मतलब व्हाइट लाइट विद ग्योर। तो किसी इस जो लाइट आप पास करोगे उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो इस एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो बोहर मॉडल के हिसाब से अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो हायर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा, तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चला गया बच्चों। वहां जाने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को पता चला कि मैं आ तो गया यहां, लेकिन यहां तो एनर्जी हाई है। जिसकी एनर्जी हाई होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों, लो होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से फिर यहां जंप करेगा, फिर से अपने हायर से लोअर में आएगा। जब वो अपने हायर से लोअर में आएगा तो जो एनर्जी एमिट करेगा, क्यों, बोहर के हिसाब से जरा याद करो, अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा। जो ये एनर्जी एमिट करता है, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेगा, वही कलर आपको विजिबल होगा। तो कलर में क्या होता है, बेसिक चीज समझो। पहले इलेक्ट्रॉन था, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। वहां जाने के बाद उसे पता चला कि भाई एनर्जी जिसकी हाई है उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो उसे गलती का एहसास हुआ कि यहाँ तो स्टेबिलिटी नहीं है, तो मुझे फिर से वहीं जाना पड़ेगा जहां से मैं आया था। तो जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके गया था वो सारी एनर्जी उसको एमिट करनी पड़ेगी, तभी वो लोअर में आ सकता है। जो एनर्जी एमिट करेगा, इस विबग्योर में से कोई एक लाइट होगी जो आपको दिखाई देगी, तो हम कहेंगे भाई ये मेटल या ये कंपाउंड इस कलर का है, ठीक है ना। इसका मतलब ये वॉयलेट कलर का आपको दिख रहा था, ठीक है। अब इसमें अभी और चीजें हैं बच्चों, पहले मैं उसको भी बता दूं फिर मैं आता हूं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। सर ये DD ट्रांजिशन क्या था? DD ट्रांजिशन पे मैं आ रहा हूं। विबग्योर, ये होता है, अगर आपको वो कंपाउंड वॉयलेट कलर का दिख रहा था, इसका मतलब वो येलो लाइट एब्जॉर्ब किया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब समझते हो?
इसको बनाना है 90 डिग्री पर। ये है एब्जॉर्ब और ये है ऑब्जर्व। या एमिट। एब्जॉर्ब इसने किया होगा, अगर ये ऑरेंज को एब्जॉर्ब करे, वॉयलेट को एब्जॉर्ब करे, ब्लू को एब्जॉर्ब। ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू दिखेगा, वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा तो येलो दिखेगा, और अगर ये ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज दिखेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होती है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का ये मतलब है कि जिस फ्रीक्वेंसी को वो एब्जॉर्ब करेगा आपको वो फ्रीक्वेंसी नहीं दिखेगी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री दिखेगा। जैसे कि एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब है, उसने कौन सी एब्जॉर्ब करी? अगर उसने ऑरेंज को एब्जॉर्ब किया होगा तो आपको जो विजिबल होगा वो ब्लू कलर का विजिबल होगा बच्चों। अगर उसने वॉयलेट को एब्जॉर्ब किया होगा तो आपको येलो कलर दिखेगा, अगर उसने ब्लू को एब्जॉर्ब किया होगा तो आपको ऑरेंज दिखेगा। ये जो दिखता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। आई थिंक आप फिजिक्स में पढ़े होंगे या पढ़ोगे। नोट कर लिया बच्चों? यस सर। अगर वो ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा तो क्या दिखाई देगा? रेड। इसके अपोजिट वाला देखना है। अगर वो रेड एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन दिखाई देगा बच्चों। वॉयलेट इंडिगो एक साथ एब्जॉर्ब होगा? हाँ जी, वो एक साथ है, मतलब स्लाइटली मिक्सअप कलर हो जाता है। हाँ, अब मैं पूरी बात फिर से एक बार रिपीट करता हूँ बच्चों। नोट कर लिया इसको? यस सर। जरा देखना हुआ क्या था, शुरू से आता हूं। टाइटेनियम के पास डी में एक इलेक्ट्रॉन था। आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, क्योंकि इसके पास लिगेंड था तो इस वजह से ये स्प्लिट हुआ। एब्सेंस ऑफ लिगेंड ये स्प्लिट नहीं होगा बच्चे, लिगेंड होगा तो ये स्प्लिट होगा। तो खैर स्प्लिट हुआ, ये एनर्जी गैप। एक इलेक्ट्रॉन था, उस पर आपने फोटोन पास कर दिया, वो लाइट एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके हायर में गया। यहाँ पे एब्जॉर्ब किया और हायर में चला गया। अब बात ये आती है कि हायर में जाने के लिए आप उसको जितनी एनर्जी दे रहे हो वो डेल्टा नॉट से ज्यादा होनी चाहिए या उसके इक्वल कम से कम हो। तो खैर वहां वो चला गया। यहां जाने के बाद पता चला कि एनर्जी हाई है, स्टेबिलिटी लो है। तो यहां से ये क्या करेगा, फिर वो अपनी एनर्जी को एमिट कर रहा है, एमिट करके लोअर में। तो जो ये एनर्जी एमिट करेगा ना, यही कॉम्प्लीमेंट्री है। ये जो उसने एब्जॉर्ब किया था उसका अपोजिट आपको यहां एमिट करता हुआ नजर आएगा ये, और जो वो एमिट करेगा वो कलर आपको विजिबल होगा बच्चे। जो एब्जॉर्ब करेगा वो विजिबल नहीं है ना? तो ये ध्यान रखो। अब इसे मैं डीडी ट्रांजिशन क्यों कह रहा हूं, जरा देखो। इलेक्ट्रॉन T2G से कहां जा रहा है? EG पे जा रहा है ना। T2G भी तो D ही ऑर्बिटल है ना बच्चे, और EG भी D ही ऑर्बिटल है। तो ये ट्रांजिशन कैसा हुआ? डीडी ट्रांजिशन हुआ, है ना? मेरी बात समझ आई बच्चों? नहीं पता चलेगा। आप सिर्फ एक चीज बता सकते हो, कलर ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। बस ये आप समझ सकते हो यहां से। सीएफटी से पहले क्या था बच्चों? सीएफटी से पहले ये था कि किसी ने स्प्लिटिंग तो बताई ही नहीं। उन्होंने कहा ये पांचों ऑर्बिटल तो डीजनरेट हैं। अगर ये पांचों ऑर्बिटल डीजनरेट हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वैसे भी कहीं जा सकता था, क्योंकि सबकी एनर्जी तो सेम थी। लेकिन सीएफटी ने ये बताया कि नहीं, सबकी एनर्जी सेम नहीं है, इन तीनों की एनर्जी सेम है, इन दोनों की उससे ज्यादा है। तो स्प्लिटिंग से ही कलर आया। आपको याद होगा वीबीटी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने इसको स्प्लिट थोड़ी ना किया था। उन्होंने तो सीधा सीधा बताया डीजनरेट ऑर्बिटल है। इन्होंने इसकी डीजनरेसी को ब्रेक कर दिया।
तो खैर आप यहां से एक चीज बताओगे कि कलर होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फिलहाल डी ट्रांजिशन की वजह से। समझ में आ गई बात? अब बात ये आती है बच्चों कि ये जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस होता है। मतलब जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एनर्जी गैप ज्यादा होगा वो कम वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, या यूं कह लो कि हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैं यहां से एक क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूं। आप जरा क्वेश्चन को ओपन करें तो आप ज्यादा समझ पाएंगे कि क्वेश्चन पूछता कैसे है बच्चों। पेज नंबर 108 पे सी नंबर आओ। 108 पे सी नंबर। आपको सीरीज मैंने लिखवाई होगी ना? क्वेश्चन समझ आ रहा है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ वही एब्जॉर्ब करेगा जो सबसे वीक लिगेंड हो, क्योंकि वीक लिगेंड का मतलब देखो सुनो, अगर वीक लिगेंड होता क्वेश्चन कौन सा है? ओहो 108 पे 5 नंबर। अच्छा ठीक। अरे नहीं, मैंने मोबाइल पे भेजा था तो उस पे देखो ना आप। मैं तो उसी पैकेज से बता रहा हूं, मैंने पुराने वाले का भेजा था ना, मेरे पास भी नया वाला नहीं है बच्चे। अच्छा मैं दोबारा भेज दूं क्या? थर्ड ऑप्शन होगा सर, H2O NH3 फिर EN। देखो मैंने रीसेंड कर दिया है, जिनको नहीं दिख रहा है वो देख लें क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन देखें। सर थर्ड ऑप्शन है। नहीं मैं सबकी बात कर रहा हूँ बेटे, आपने तो देख लिया ना। देखो सभी को समझ आया क्या? यस सर, थर्ड है। सभी लोग देख लें। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। थर्ड आ रहा है आंसर। सर फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट। घोर कंफ्यूजन हो गया। घोर कंफ्यूजन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, इसमें 3 बंदे हैं, वाटर,
और अमोनिया और इन, इसमें बताओ सबसे वीक कौन है? वाटर। और इन तीनों में वाटर सबसे स्ट्रॉन्ग कौन? वाटर EN। तो एक बात बताओ, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर है तो डेल नॉट उसका ज्यादा होगा, जिसका डेल नॉट ज्यादा होगा वो कम वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा ना। यस सर। तो इन इसका मतलब है सबसे लो वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर सबसे हाई। इसको आराम से रिलेट करो, देखो इस फॉर्मूले पे रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फर्स्ट। नहीं, मुझे लगता है समझ नहीं आया आप लोगों को। तो फर्स्ट एक बार आराम से सोच के देखो बच्चे, जो लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतने कम वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, आगे चलें। अरे यार, आप लोग तो बोल ही नहीं रहे हो, एकदम ऐसे शांत हो जाओगे कैसे बात बनेगी? फिर समझ गए? यस सर। अरे समझ गए तो मुझे कैसे पता चले कि आप तो बताओगे तभी तो। अब आप बताओगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा, बताओ। चलो समझ गए, बहुत अच्छी बात है। D10, अगर किसी कंपाउंड में D10 है बच्चों, D10 है तो नो कलर। क्यों? फुली फिल्ड है। अगर किसी में फुली फिल्ड है तो वो कलर शो नहीं करेगा। अब ये तो इस टाइप का हो गया बच्चों, कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से कलर नहीं होता, चार्ज ट्रांसफर से भी कलर होता है बच्चों। जरा नोट करो, कलर ड्यू टू सर सर वैसे तो सर कॉपर में भी D10 होता है मगर वो भी कलर शो करता है। कौन? कॉपर। सर ऊपर वाला एक बार दिखा दीजिए पेज। अब तक कहाँ थे ये? और ऊपर ले जाऊं? हो गया सर, हो गया। मैं कॉपर पे आता हूं बच्चे, है ना। कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ligand to metal, ligand to metal like MnO4, CrO4, Cr2O7, ये वो कंपाउंड हैं जो कलर शो करते हैं ड्यू टू
चार्ज ट्रांसफर। नोट हो गया? यस सर। इसमें सेकेंड पॉइंट हो जाएगा चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड। उसमें लिगेंड टू मेटल था, फ्रॉम मेटल टू लिगेंड। FeCO5 Fe, ये पाई है, वो क्या है वो अभी आगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, इसी चैप्टर में। क्रोमियम C6H6 बेंजीन है। ये तीनों कंपाउंड अभी हमें पढ़ना है। थर्ड सर ये क्या है πC2H5 सेकंड में? ये हाँ ये अभी मैं कह रहा हूँ ना, अभी आगे पढ़ना है बेटे, बस आप वैसे लिख लो, है ना। अच्छा सर, चौक गए सर एकदम। हाँ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है बेटे, स्कूल में पढ़ा होगा। सर स्कूल का तो पता ही नहीं, क्लास ही नहीं देखी। मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसमें वो Fe4 FeCN6 पर्शियन ब्लू आपने पढ़ा था। तो खैर ये सारे आपके नहीं आते हैं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। जरा देखो, चार्ज ट्रांसफर बेसिकली क्या होगा ये समझ लो आप। ये तो आपने नोट कर लिया एक याद करने के लिए। जैसे किसी पे ऑक्सीडेशन नंबर अपने मैक्सिमम पे हो, जैसे Mn का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? 7। अब आपने जैसे जा रहे थे कि MnO4 पे, तो यहाँ आ गया +7। तो +7 का मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर दिया। अब सारे इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से नहीं कलर देगा, ये चार्ज ट्रांसफर से देगा। दूसरा मोस्ट कॉमन एग्जांपल था K2Cr2O7। क्रोमियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसमें चार्ज ट्रांसफर होगा। बस इतना ध्यान रख लेना, कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। अब मैं आता हूं, थोड़ा आ जाओ डी ब्लॉक में बच्चों। डी ब्लॉक का पैकेज है क्या आप लोगों के पास? यस सर। यस सर है। हाँ, तो जरा डी ब्लॉक में आओ, क्योंकि हम वहां छोड़ के आए हैं। सभी ने ओपन कर लिया डी ब्लॉक? है या कहीं रखा है वो?
तो खोल लिया। वेरी गुड। कह रहा है कि उसमें पैकेज में तो अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं ऐसे लिख देता हूं। CrO3 इज कलर ड्यू टू, कह रहा है क्रिस्टल डिफेक्ट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चार्ज ट्रांसफर, लो आयोनाइजेशन। बोलो। पेज नंबर तो मुझे ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ, तब तक आप आंसर तो सोचो। चार्ज। बेटे इस पे ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया ना। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर अपने मैक्सिमम पे हो तो एक ही आंसर बताना है, क्या? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। बस ये बता देना है आपको, है ना। चलो अच्छा ठीक है, मैं दूसरा कंपाउंड देता हूं। पेज नंबर 159 पे आ जाओ बच्चों। 159 पे 4 नंबर क्वेश्चन, नीट 2018। Which of following ion exhibit DD transition and paramagnetism as well? DD ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन किसमें पॉसिबल है? जो पिछला क्वेश्चन दिया था वो 158 पे था बच्चों, 20th नंबर। बोलो 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 बोलो। MnO4 माइनस। क्या उसमें MnO4 पहले देख लो कौन अपने ऑक्सीडेशन स्टेट अपने मैक्सिमम पे नहीं है, बस वही आंसर हो जाएगा। कौन अपने MnO4 2 माइनस होगा। MnO4 -2 थर्ड होगा। MnO4 -2 क्योंकि इस पे होता है मैक्सिमम +7 लेकिन +6 है, इसका मतलब डी में एक इलेक्ट्रॉन रह गया होगा, और डी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन रह गया होगा तो डीडी ट्रांजिशन दे जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो है पेज नंबर 158 पे 12 नंबर आ जाओ। 12 नंबर और 18 नंबर दोनों, 12 नंबर 18 नंबर। Third option. Zinc 2+, the third option. Zinc +2. Third option. Zinc +2 प्लस, क्योंकि जिंक में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, फुली फिल्ड है। और जरा 18 नंबर बताओ। सर पहले वाला, सर सेकंड ऑप्शन। हाँ, सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन में तो चार्ज ट्रांसफर होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन यस सर। मैक्सिमम पे है। समझ आ रही है? चलो, होपफुली आप समझ गए होंगे कि कैसे चार्ज ट्रांसफर में सिर्फ 2 ही कंपाउंड रखो, KMnO4 और K2Cr2O7, ये आपके लिए मोस्ट कॉमन है बच्चे। ठीक है, अब अभी थोड़ी देर पहले बच्चे ने बात करी थी कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट
सल्फेट जो होता है बच्चे वो कलरलेस होता है, या कह लो व्हाइट कलर का होता है। बट कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O ये कौन से कलर का है? ब्लू। क्यों? ब्लू। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। ब्लू विट्रॉल। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कितने वाटर बाहर रहते हैं? 1। क्यों? क्योंकि कॉपर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों? +4। हाँ, ये आया था आपके पी ब्लॉक। आपको याद हो पी ब्लॉक में एक क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यस सर। कितने वाटर पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसका आंसर 1 था। मैंने कहा था उसको कॉम्प्लेक्स में समझोगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड है। अच्छा, बात हम यहाँ कलर की कर रहे हैं। ये क्यों कलर शो किया, ये क्यों कलर नहीं शो किया, ये पहले बताओ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो दोनों में है बच्चे, दोनों में D9 है, क्योंकि ये इसमें कोई लिगेंड नहीं था, तो इसमें जो d ऑर्बिटल आप बनाओगे वो कैसे होंगे? डीजनरेट होंगे। लेकिन लिगेंड की प्रेजेंस में CFT लगेगी और वही कैसे हो जाएंगे? स्प्लिट हो जाएगा। बेस का मैं बता रहा हूँ कि 11 का जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट 50% 55% से कभी ज्यादा नहीं होता है एक्चुअल में। जब ये फाइनल एग्जाम होता है, हाफ ईयरली होता है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मेरे हिसाब से बच्चों का और पेरेंट्स का इतना ध्यान नहीं देना, जितना टेंथ के बोर्ड में वो अपने बच्चों पर ध्यान देते। होता क्या है, ये किसकी आवाज है? रिजल्ट आता है तब पेरेंट्स आते हैं। ये कौन था? बच्चों आप लोग को कुछ समझ नहीं आता, मुझे लगता है एक साथ 2-2 क्लास अटेंड कर रहे हैं? पता नहीं क्या करोगे यार। चलो, ऊपर वाला ही बताएगा तुमने। सर लिगेंड के बगैर कलरिंग नहीं हो सकती क्या? लिगेंड के बगैर कलरिंग हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि वो ज्यादा प्रॉपर वे है बच्चे। ठीक है, अगर डी ब्लॉक में हम तो डी ब्लॉक में ये हम कहें कि क्या सर? डी ब्लॉक में अगर 4 कंपाउंड दिया है, बाकी सब में पेयर्ड है, किसी एक में अनपेयर्ड है, ऑप्शन बेसिस पे 4 ऑप्शन दिया और कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, किसकी वजह से नहीं है, तो कहते हैं हम जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कलर्ड और जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कलरलेस, उस बेसिस पे। लेकिन अगर आपको CFT के बेसिस पे बताना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर किसी कंपाउंड में लिगेंड है तो वो कलर शो करेगा और अगर नहीं है तो नहीं करेगा। एक बात CFT बेसिस पे। लेकिन एट द सेम टाइम अभी आपको मैंने लिखवाया चार्ज ट्रांसफर, तो चार्ज ट्रांसफर वाले में तो मैंने ये कहा ही नहीं आपको कि लिगेंड चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें तो वही ऑक्सीजन, जैसे KMnO4 है तो ऑक्सीजन ही चार्ज ट्रांसफर देगा। मतलब जैसे KMnO4 आया आपके पास, तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जो ये Mn होता है, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इनको देता है। तो हम कहते हैं कि चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, लेकिन कहां से? लिगेंड से मेटल की तरफ होता है, इस वजह से कलर शो होता है। तो खैर dd ट्रांजिशन का मतलब है कि इसी के d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन d में जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज ट्रांसफर कहां से कहां? मेटल से मेटल हो जाए, जैसे पर्शियन ब्लू में लिखवाया। तो कई सारी थियरीज हैं बेटे कलर के लिए, लेकिन उसमें से CFT मोस्ट कॉमन थियरी है, ठीक है।
तो ऐसा जैसा कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या इसके ऑप्शंस में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है बच्चों, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अब आगे चलते हैं। ये तो था कलर और कलर से रिलेटेड क्वेश्चन। आप बेसिकली बस इतना जानो, कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां हो सकता है वो आप जा सकते हो, ठीक है। आगे आ जाते हैं बच्चों, आगे आते हैं तो कुछ स्टेबिलिटी की भी बात आती है। कौन कौन से कंपाउंड स्टेबल है, कौन कौन से कंपाउंड स्टेबल नहीं है वो, हालांकि उसमें कुछ और भी रिलेशन आता है, लेकिन पहले मैं स्टेबिलिटी की तरफ चलता हूं। हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे K4 Fe CN6, K3 Fe CN6, इस पे आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इस पे आएगा +3। कौन ज्यादा स्टेबल हुआ बच्चों? सेकेंड वाले। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना हाई होता है ना बेटे, इसका मतलब है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई है, और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा इसके कंपेयर में लो है। ENC का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब वो अपने लिगेंड को उतना ही अट्रैक्ट करके रखेगा क्योंकि उसका ENC हाई है। इसका ENC उसके कंपेयर में लो है, इस वजह से अपने लिगेंड को उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके नहीं रख पाएगा। तो ये फंडा है। सेकेंड, ये तो रही बात फर्स्ट। सेकेंड, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड मीन्स Fe H2O6 SO4 K4 Fe CN6। इस बार ध्यान से देखोगे तो दोनों पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लेकिन इसमें लिगेंड कैसा है? वीक। और ये लिगेंड कैसा है? तो जो लिगेंड अगर स्ट्रांग होगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? हाई होगी। थर्ड पॉइंट आ जाओ। थर्ड पॉइंट पे मुझे ये बताओ, NiCl4 -2 इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों? क्रोमियम सर, एग्जैक्ट वो क्रोमियम आयन। ये उस मेथड से नहीं जाएंगे। इस पे हाइब्रिडाइजेशन हमने पीछे निकाला हुआ sp3, इस पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d। sp3 में एनर्जी गैप कौन सा होगा बच्चे? टेट्राहेड्रल। sp3d2 में एनर्जी गैप कौन सा होगा? ऑक्टाहेड्रल। आपको पीछे में लिखवा चुका हूं, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी गैप।
और आपको ये भी लिखवा चुका हूं कि ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप और टेट्राहेड्रल एनर्जी गैप में वैल्यू ज्यादा किसकी होती है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का ऑक्टा लिखवा नीचे। तो ऑक्टाहेड्रल ज्यादा स्टेबल होगा। आ गया NiCN4 -2 CrH2O6 प्लस। तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन कितना आता था बच्चों? DsP2। ये आपको पता है स्क्वायर प्लेनर, और ये आपको पता है स्क्वायर प्लेनर का एनर्जी गैप और ऑक्टाहेड्रल का एनर्जी गैप कौन ज्यादा होता था? स्क्वायर प्लेनर। इस वजह से स्टेबिलिटी भी किसकी हाई हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। नोट कर लिया? यस सर। आगे आ जाते हैं। तो ये सारी पॉइंट। अच्छा, एक और चीज था, एक और चीज है बच्चे, क्रोमियम, वाटर 6, क्रोमियम, कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकेंड वाली। सेकेंड वाला। चिलेट फॉर्मेशन। चिलेट फॉर्मेशन मतलब क्या? नहीं समझ पाया। रिंग फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? इन रिंग बनाता है। जैसे देखो क्रोमियम, मैं बना के दिखाता हूं। NH2CH2CH2 NH2। आप जरा देखो, एक रिंग नहीं बन रहा है? ये देखो कितने एटम इस रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। इसे पेंटागन कहते हैं। ये भी पूछता है इन जो रिंग बनाता है उसमें कितने एटम पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन करवाया होगा, इससे रिलेटेड करवाया था, एसी वाला शायद। देखो समझ आया? नो सर। अच्छा, नहीं आया? यस सर। ठीक है, और कोई कंपाउंड ले लेते हैं। बाइडेंटेट कोई भी ले लोगे, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, सब रिंग बनाते हैं बच्चे। चलो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक ग्लाइसिनेटो ले लेते हैं। ये सिर्फ रिंग फॉर्मेशन में देख रहा हूं और कुछ नहीं है ना। तो प्लेटिनम तो मेटल रहेगा। अच्छा, ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला पता है ना?
अब ये देखो एक रिंग बन रहा है, कितने एटम इस रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों, जरा मुझे ये काउंट करके बताओ। 4 5 है सर। 5 5 2 3 4 5 पेंटागन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में AC बताया था बच्चों, वो भी एक बार बना के दिखाता हूं। मान लो ये प्लेटिनम, AC आपको पता है कि क्या था फॉर्मूला, CH3 CO और क्या था CH2 CH डबल बॉन्ड O, यही था ना AC। तो एक लिगेंड तो ये हटाना पड़ेगा, एक लिगेंड तो ये ऑक्सीजन बनाएगा, एक बॉन्ड आपका ये वाला ऑक्सीजन बनाएगा। जरा बताओ इस रिंग में कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 5 1 2 7 है। 3 4 5 6 है सर। अच्छा, मुझे लगता है AC हमने गलत बना दिया है बच्चों। जरा देखना AC का स्ट्रक्चर ये नहीं होगा। क्योंकि 7 का नहीं 6 का बनता है। ये जो ऑक्सीजन है मुझे लगता है यहां था, कहीं यहां था। जरा देखना पीछे लिगेंड में, AC का स्ट्रक्चर क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड, यही लिखवाया था ना, कॉपी में देखना जरा बच्चे। सर सिर्फ 5 कार्बन्स आएंगे उसमें, आपने 6 बनाए हैं। यस सर। वही ना, एक कार्बन ज्यादा हो गया। ये वाला देखो सही होगा, नीचे वाला सही है। ये सर नीचे वाला सही है। अब इसको जरा मेटल से ऐड करो तो दोनों ऑक्सीजन को, कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 6। तो कहने का मतलब ये सारे चिलेट्स हैं, बन जाता है। चिलेट्स मतलब रिंग बन जाता है, वो कंपाउंड थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। अब आ जाओ, ये सब CFT था। CFT में बहुत सारी चीजें थी, कलर इसी से एक्सप्लेन हुआ, स्टेबिलिटी भी इन्होंने एक्सप्लेन करी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी निकाला, सब कुछ बताया, लेकिन इनकी अपनी लिमिटेशंस है बच्चों। लिमिटेशंस। First point, it does not explain covalent character of the bonding. It does not explain covalent character of bonding between ligand and metal. It does not explain covalent character of bonding between ligand and metal. अच्छा, ये अगर एक्सप्लेन नहीं किया तो इससे क्या दिक्कत आई? कोवेलेंट कैरेक्टर इन्होंने, इनके अकॉर्डिंग कोवेलेंट तो था ही नहीं, तो उससे प्रॉब्लम क्या आई? उससे प्रॉब्लम ये आई बच्चों कि जो शेप और हाइब्रिडाइजेशन था वो तो आयनिक कंपाउंड का होता ही नहीं है। तो CFT से आप शेप और हाइब्रिडाइजेशन नहीं एक्सप्लेन कर सकते, वो सिर्फ किससे एक्सप्लेन होगा? VBT से।
तो वीबीटी ने सक्सेसफुली सेफ और हाइब्रिडाइजेशन बताया क्योंकि उन्होंने कोवेलेंट को कंसीडर किया और इन्होंने उस कोवेलेंट को हटा के आयनिक कंसीडर कर लिया। इनके अकॉर्डिंग कलर तो एक्सप्लेन हो गया, इनके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हो गई, कई सारी चीजें एक्सप्लेन हुई, लेकिन इनके अकॉर्डिंग सेफ और हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन नहीं होता है। एक बात। जरा दूसरी बात आ जाते हैं। इन्होंने तो सर एक्चुअली क्या है, आयनिक है या कोवेलेंट है फिर कंपाउंड? है बेटी, सुन मेरी बात। जब बात कलर की आएगी तो हम सीएफटी पे चले जाएंगे, जब बात हाइब्रिडाइजेशन की आएगी तो हम वहां चले जाएंगे। मतलब कोई भी फेल नहीं है, सारी थियरी से कुछ ना कुछ हमें मिलता है बच्चे, ठीक है? आइसोलेट नहीं करना है, समझ गए बच्चों? अच्छा, आपको मैंने स्प्लिटिंग बताया था, मैंने कहा था मेटल और लिगेंड। लिगेंड क्या था? नेगेटिव चार्ज होता था ना लिगेंड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता था, है ना? अब लिगेंड दो तरीके के थे, एक तो न्यूट्रल था जैसे वाटर, और एक एनाइनिक था। इन्होंने इसको पॉइंट नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया। अब इनके अकॉर्डिंग जो प्योर नेगेटिव है वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना चाहिए था, और जो बंदा न्यूट्रल है वो लो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी थी, उसमें जरा देखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो लिखवाया होगा मैंने आपको, ज्यादातर जो नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड थे इनके अकॉर्डिंग वीक लिगेंड थे। सबसे वीक कौन आया था? आई, ऐसे लिखवाया होगा मैंने, यही लिखवाया होगा ना? ये सारे इनके अकॉर्डिंग वीक थे। तो भाई पॉइंट नेगेटिव चार्ज अगर ये था तो इसका तो स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसको वीक कह दिया। इन्होंने स्ट्रांग किसको कहा? CO को स्ट्रांग कह दिया, ठीक है? अमोनिया को स्ट्रांग कह दिया। ये सारे तो न्यूट्रल थे, न्यूट्रल का वीक होना चाहिए था स्ट्रेंथ, लेकिन इनके अकॉर्डिंग स्ट्रांग आ रहा था। तो ये सारी चीजें मैच नहीं हुई, तो ये इनकी लिमिटेशन हो गई कि भाई कैसे कैसे CO स्ट्रांग हुआ और कैसे क्लोरीन वीक हुआ, इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये इनकी लिमिटेशन हो गई। प्लीज म्यूट कर लो। हाँ, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब नथिंग, बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन, बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन। बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनो। ऑर्गेनो, ऑर्गेनो का मतलब ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन, मेटेलिक का मतलब मेटल। तो जब भी कभी कार्बन मेटल के साथ अटैच हो तो आप उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल सकते। आगे चलते। अब ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक था वो 3 टाइप का था बच्चे, टाइप्स 3 टाइप, उसमें से फर्स्ट टाइप सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक, मतलब मेटल और उसके बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा। तो आप जानते हो ग्रिग्नार्ड, +1 में पढ़ा था ना? यस सर। मिथाइल ग्रुप रख लो। तो जरा देखो, कार्बन मेटल से अटैच है इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया, और उसके बीच में सिग्मा बॉन्ड है इसलिए सिग्मा बॉन्डेड हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक। मिथाइल लिथियम, ये भी सिग्मा बॉन्डेड है,
टेट्रा इथाइल लेड एंटी नॉकिंग एजेंट था बच्चों। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक है। क्यों? अच्छा, मेटल तो उससे अटैच है, वो तो हो ही गया, लेकिन सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, इस वजह से सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक। तो खैर ये 3 एग्जाम्पल हैं, ज्यादा नहीं है इसमें। आगे आ जाते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, नोट कर लिया उसको? पाई बॉन्डेड में फेरोसीन, पहले मैं फेरोसीन ना करवा के थोड़ा हल्का एग्जाम्पल देता हूं। जिससे सॉल्ट, जिससे सॉल्ट, इसका फॉर्मूला है KPtCl3C2H4। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, बहुत आता है। तो इसका कंपाउंड बनाएंगे प्लेटिनम, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। यहाँ ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, एथेन। ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये तो आप जानते हो, ये पहली बार पढ़ रहे हो। ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा, ये पाई। तो इथीन जो है, इथीन, वो अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे रहा है, इसलिए इसको पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते थे। नोट कर लिया क्या फॉर्मूला? KPt ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। क्या लिखा है इसमें? नीटा या ईटा, जो भी कह लो आप। एन थोड़ा सा लंबा कर दो यार, और क्या, स्क्वायर, एन का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है इसमें, इसलिए वहां नीटा 2 लगा। ये था पाई बॉन्ड। अगली क्लास से तैयार हो ऑर्गेनिक के लिए? यस सर। कॉपी वगैरह ढूंढ के रख लेना पिछले साल वाली। पता चले कॉपी ही नहीं मिल रही है। जो सर इस बैच के नहीं है उनके लिए? यार जिसको दूसरे बैच के थे उन्होंने कॉपी नहीं बनाई थी क्या? बनाई तो थी, आपकी वाली की बात कर रहे हैं ना। अरे बेटे, कॉन्सेप्ट साइंस की चीजें बदलती थोड़ी ना है। सर आप स्टार्टिंग से ही कराओगे? मैं तो एल्काइल हैलाइड से कराऊंगा, टेस्ट नहीं फंस जाएगा बच्चे। अच्छा, एल्काइल हैलाइड से स्टार्ट होगा, लेकिन उसमें पूरा +1 रिपीट हो जाएगा। अच्छा।
हाँ जी, आप अभी ये टेस्ट हो गया, अभी कौन सा डी ब्लॉक हो गया ना टेस्ट? यस सर, आज हुआ है। Yes, sir. उसमें कलर sir. क्वेश्चन तो नहीं आए थे? सर एक आया था, मगर सर वो आपने लिखवा रखा था, MnO4-2 वाला आया था। अच्छा, वो मैंने कहाँ लिखवा दिया कि कलर है? सर वो ग्रीन कलर वाला लिखवा था ना आपने, दो अच्छा। चार लिखवा दिए थे पहले। ओहो, अच्छा वो, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो उससे बच गए आप, है ना? सर टेस्ट Yes, बनने में तो अभी sir. लंबा समय है। तो कोऑर्डिनेशन का 5 अक्टूबर को आएगा ना, बहुत लंबा टाइम है। हाँ 5 अक्टूबर आने में बहुत लंबा टाइम है। जरा बताना, आपसे लेके 5 अक्टूबर तक में कितनी क्लासेज हैं? सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आएगा, एल्काइल हैलाइड्स थोड़ी आएगा। 6 सर ऑर्गेनिक तो इन्होंने नवंबर में स्टार्ट करी है, हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स। बहुत अच्छी बात है, तो फिर रच के पढ़ेंगे आराम से। हाँ 16 नवंबर से स्टार्ट है इनका। ठीक है बेटे, सिलेबस की डेडलाइन है ना हमारी तो 31 अक्टूबर। तो डेडलाइन से एक हफ्ते इधर उधर तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा बेटे। हाँ ITS थर्ड में 8 नवंबर को आएगा, हेलो एल्केन्स और अरीन्स। ईथर्स तक आएगा, ईथर्स तक। तो बायो वाली क्लास भी ले लेंगे। हाँ ये सर खत्म होने वाला है। हाँ, फेरोसीन का भी जो है वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया पूरा। ऑर्गेनिक में मैंने आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक सिखाया था। यस सर। जरा बताओ, ये कंपाउंड आपको अगर याद हो तो एरोमेटिक था, नॉन एरोमेटिक था या एंटी एरोमेटिक था? वो वाला एरोमेटिक। एरो था सर। एरोमेटिक है सर ये। पाई इलेक्ट्रॉन कितने थे बच्चे? क्या सर? पाई, अरे 4n+2 इक्वल 4n+2 वाला था। यस सर। 4 सर पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 है 6 एरोमेटिक था। ये आपके कॉपी में भी होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, इसका मतलब ये जो आयरन आपको दिख रहा है ना, ये सभी पाई इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बनाया है। ये रिंग के अंदर, रिंग का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में हैं, डीलोकेलाइजेशन में हैं, और इस वजह से ये जो आयरन है ये सभी 6 इलेक्ट्रॉनों से अट्रैक्शन दे रहा है, और नीचे के भी 6 इलेक्ट्रॉनों से अट्रैक्शन हो रहा है उसका। आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। क्यों? क्योंकि इस एक रिंग पे -1 और दूसरे रिंग पे एक और -2 है ना यहाँ,
अच्छा, ये नीटा टू दी पावर 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन एटम्स। 5 कार्बन है सर। तो ये इसको पाई बॉन्डेड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉनों से अट्रैक्ट हो रहा है। 2 2 4 और 2 6, ऊपर 6 और नीचे 6, टोटल 12 इलेक्ट्रॉनों से अट्रैक्शन है। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? मतलब आयरन ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए होंगे? सिक्स कैसे हुआ बच्चों? एक पाई बॉन्ड से, पाई इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनाएंगे? एक ना। अरे भाई, जब ये डेटिव बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर से 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नीचे से भी 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ये थोड़ा हजम करना मुश्किल है आपके लिए। चलो कोई बात नहीं, ऐसे याद कर लेना आप। ऐसे ही एक और है, क्रोमियम नीटा टू द पावर 6, ये 2 बेंजीन के बीच में रहेगा। क्रोमियम सैंडविच खाए हो? यस सर। ये सैंडविच स्ट्रक्चर है। सैंडविच का मतलब होता है 2 ब्रेड जो होते हैं, एक तरह से ब्रेड मैं उसे मान लूं, तो 2 ब्रेड के बीच में कुछ चीजें भरी जाती है ना, वो क्रोमियम हो गया। बेंजीन तो आपको पता है प्लेनर शेप में होता है, ये भी प्लेनर। 2 प्लेन के बीच में क्रोमियम फिल किया गया है, तो इसे सैंडविच स्ट्रक्चर भी कहते हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉनों से ये अट्रैक्ट है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6 हो जाएगा। 6। 6। तो 3 पाई बॉन्ड नीचे हैं और 3 पाई बॉन्ड ऊपर हैं, तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। और अच्छा देखो, ये सारे कंपाउंड अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। सिग्मा तो स्टेबल होता है, वो डोनेट नहीं करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, इस वजह से ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। बॉन्डेड और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटेलिक, ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं लाइक CrCO6, Fe, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हो गए। ये सारे जो हैं सिग्मा पाई बॉन्ड, दोनों बॉन्ड बनाते हैं। इसको समझने में लगता है लेक्चर खत्म हो जाएगा आज। यस सर। क्या यस सर? तुझे कैसे पता कि लेक्चर खत्म हो जाएगा इसको समझने में? सर हालात देख के लग रहे हैं। अच्छा, क्या हालात देख के लग रहे हैं ये बताओ। बोलो बोलो बोलो।
हम लोग सर दिमाग की दही होती है रोज। अच्छा, इसमें कॉम्प्लेक्स में थोड़ी बहुत हो जाती है, पिछले वाले लेक्चर में बहुत ज्यादा हुई थी। पिछले वाले लेक्चर में हम अच्छा CFT पढ़े थे क्या? पिछले वाले लेक्चर में हमने सर क्वेश्चंस किए थे हमने। अच्छा, हाँ क्वेश्चन किए थे, ठीक है, होने दो। अब तो आदत पड़ गई होगी नहीं? अब तो आदत सी है। +1 के ऑर्गेनिक से कम हो रहा है या ज्यादा? कम कम कम, उससे कम है। उससे कम, चलो कम से कम उससे कम तो है, यही सोच के खुश रहा करो, है ना? ठीक है, आते हैं इस कचरे में थोड़ा और आते हैं। कहाँ से स्टार्ट करूं? मैं बताने चल रहा हूं ये निकल 3D84S2, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बताओ, ये इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है, तो ये यहाँ चला आएगा और ये यहाँ चला आएगा। अच्छा, ये क्यों किया मैंने? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग हो जाती है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग हो जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। जरा मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे? sp3 sp3 BBT अच्छी थी ना? जब से CFT आई तब से दिमाग खराब कर दिया इसने। कितना बढ़िया है ये, देखो इसमें कोई दिक्कत है? टेट्राहेड्रल। अच्छा, एक बात बताना, ये कार्बोनिल जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इसको, जरा थिंक करना बच्चों। ये अपना लोन पेयर देता है ना, अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्या हो जाता है? अरे बोलोगे? एल नेगेटिव। ये बंदे ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए? निकल ने 8। तो क्या निकल पे -8 नहीं होना चाहिए था? अरे भाई 8 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -8 होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर है कितना चार्ज? न्यूट्रल है, 0 है। 0 न्यूट्रल है। एक बात बताओ, ये सारे 8 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऐसा क्या किया कि इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ? कुछ तो किया होगा ना एडजस्ट इस बंदे ने, क्योंकि इसने दिख तो रहा है कि लिया है 2-2 इलेक्ट्रॉन, सबसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तो बात यही आके फंसती है कि इस बंदे ने किया क्या? तो इस बंदे ने 8 इलेक्ट्रॉन जो लिया था वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसने वापस कर दिए। किसको? इसी से लिया था, इसी को वापस कर देता है। तो यहां लिया, जब लिया तो सिग्मा बॉन्ड, और जब दिया तो कौन सा बॉन्ड? क्योंकि निकल और इसके बीच में एक बार बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा, लेकिन अगर 2 बार बॉन्ड बन गया तो दूसरा वाला क्या कहलाएगा? पाई बॉन्ड। तो एक तरह से ये सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया, एक बात। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है इसे हम एक तरह से बैक बॉन्डिंग कह सकते हैं। बॉन्डिंग से इसने इलेक्ट्रॉन लिया और बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस वजह से इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता और न्यूट्रल रहता है। एक रफ आइडिया दिया मैंने।
अब मैं इसके डेप्थ में एंटर करने वाला हूं बच्चों, जरा ध्यान रखना। ओके, अब बात ये आती है, मैं NiCO4 को ऐसे बनाता हूं, यहां पे निकल रखता हूं, ये था। ये बताओ कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम? 4। और अगर ये 4 बना सकता है और ऑलरेडी 4 वो बना चुका है, दिख रहा है 4 बना लिया, इस कार्बन ने देखो 4 बॉन्ड कहां बनाया, 1 2 3 4, 4 ऑलरेडी बन चुका है। और अब जब निकल बैक बॉन्डिंग किया होगा, जैसा कि हम समझ रहे हैं, तो होगा क्या? निकल जब बैक बॉन्डिंग करेगा तो सिग्मा तो ऑलरेडी था, दूसरा वाला बॉन्ड कौन सा हुआ होगा, पाई। लेकिन उस कंडीशन में हुआ क्या होगा, कार्बन जरा देखना एक्सीड कर गया 4 से। अभी कार्बन कितने बॉन्ड बन गए, 5 बन गए। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है बच्चों? यस सर। नहीं, नो सर। उसके पास तो वैकेंट डी भी नहीं है बच्चे, आपको याद है ना कि कार्बन के पास वैकेंट डी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से कार्बन 5 बॉन्ड क्या करेगा, नहीं बनाता है। नहीं बनाएगा। और अगर वो बनाएगा तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। क्योंकि पेंटावेलेंट पॉसिबल नहीं। अब जरा यही आती है अपनी मोटी, कुछ याद आ रहा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वाह भाई, क्लोर ऑर्बिटल थ्योरी। बचपन की बातें याद है या भूल गए? ध्यान से सुनने जाना, ये कथा है, अभी कथा की जरूरत पड़ेगी आगे, इग्नोर मत मार देना। ये वाली थ्योरी याद है सभी को? यस सर। ठीक है, तो कार्बन के पास ऑर्बिटल तो खाली नहीं था, क्योंकि उसका तो कार्बन का ऑर्बिटल आपको पता 1s2 2s2 2p2, वो तो सारे ऑर्बिटल उसके फुली फिल्ड हो गए, डी तो था नहीं, और 4 बॉन्ड वो ऑलरेडी बना चुका, तो इसके पास अब ऑर्बिटल नहीं था। लेकिन इसके पास MOT के बेसिस पे कौन सा ऑर्बिटल खाली पड़ा था, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। बॉन्डिंग तो उसके फुलफिल होंगे, लेकिन उसका एंटी बॉन्डिंग खाली पड़ा होगा बच्चों, क्योंकि आपको पता है MOT ने कहा था जितना किसी भी एटम के पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, उतना ही उसके पास एंटी बॉन्डिंग भी तो होगा। तो बॉन्डिंग तो इसका ऑलरेडी फुली फिल्ड था। अब यहां फिर से लौटता हूं मैं, इसके ये जो 4 बॉन्ड थे वो तो बॉन्डिंग से बने थे। ये जो बैक पूछता है, जो इलेक्ट्रॉन निकल दे रहा है कार्बन को, वो इलेक्ट्रॉन किसमें डोनेट करेगा, तो आप क्या बताओगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन देगा। थोड़ा सा एक रफ आइडिया लगा कि ये वाला पाई बॉन्ड कैसे बना होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसका खाली नहीं था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट किया होगा, एंटी बॉन्डिंग में। चलो अच्छा,
ठीक है, अब मैं और आता हूं, ये बात अपने माइंड में रखना है सभी को। सिग्मा पाई तो वो हो गया, वो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब जरा आपको अगर याद हो, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली टू बॉन्ड ऑर्डर मैंने बताया था या नहीं? यस सर। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको नोट करो। बॉन्ड लेंथ कैसे आता था बच्चों? इनवर्सली। ये तीनों पॉइंट देखो, बॉन्डिंग वाली बात याद आ रही है या नहीं याद आ रही है? केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी भी हाई होती है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है बच्चों? वो कम होती है। ओके, इसको भी माइंड में रखना है। बहुत ही प्रॉब्लम है। चलो, नोट हो गया। अब आप इसे बनाओगे, निकल मैं एक ही पे फोकस कर रहा हूं, बाकी सारे बॉन्ड को मैंने वैसे ही बना दिया है ना, नॉर्मल। ये है, जरा देखना यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड थे बच्चों? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? 3। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर CO का कितना होगा? 3। कैसे हुआ? आपको डेफिनेशन याद है बॉन्ड ऑर्डर की? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, वही तो होता था बॉन्ड ऑर्डर। और यहां आपको 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब बात ये आती है कि जब निकल वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा तो क्या होगा? तो होगा ये बच्चे कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन स्टेबल फॉर्म में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता था? 4। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है, बॉन्ड टूट गया। वो धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे इधर वाला इलेक्ट्रॉन, निकल वाला इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इधर जाएगा वैसे वैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। दोनों पैरेलल होता है, एक साथ होता है, वो उधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। अब इस कंडीशन में देखो, कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड रह गए ना, तो इसका मतलब अभी स्टेबल है ये। तो इसका मतलब ये है कि जरा मुझे अब और बताओ कि अब C और O के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। मेरी बात समझ आ गई? ये मैं जो अब बॉन्ड ऑर्डर में लिख रहा हूं, ये किसके बीच में है? C और O के बीच में बॉन्ड ऑर्डर में बता रहा हूं। जरा ध्यान से समझना, यहां फोकस करने वाली बात है बच्चों, नहीं तो समझ नहीं आएगा जो मुझे बताना है। एक रिजल्ट पे हम जाने वाले हैं, वो रिजल्ट आपको याद करना है, लेकिन उससे पहले कोशिश कर लो समझ में आ जाए आपको। C और O के बीच में है ये बात, जरा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जरा मुझे ये बताओ, निकल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन निकल एंड कार्बन, ये 1 है बच्चों, पहले वाले केस में। जरा दूसरे वाले केस में बताना मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकल और कार्बन के बीच में। 2। इतनी बात जरा एक बार रिवाइज कर लो माइंड में, देखो कुछ हजम हो रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं। सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोनों चीजें देखना ध्यान से। अच्छा, यहां से एक चीज ये हो रही है, जरा ध्यान देखना, निकल का बॉन्ड ऑर्डर धीरे धीरे इंक्रीज होगा और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा धीरे धीरे? डिक्रीज हो रहा। डिक्रीज हो रहा है। गुड गुड। तो यहां से एक रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं हम। इसमें बॉन्ड ऑर्डर, मैं इधर आता हूं, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज हो रहा है ना? डिक्रीज। बॉन्ड ऑर्डर अगर डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज। 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 नोट करो इस पॉइंट को। ये किसके लिए है? कार्बन और ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूं। सेम पैटर्न पे हम निकल को लिख सकते हैं क्या? बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन निकल एंड कार्बन, वो क्या हो रहा है धीरे धीरे? इंक्रीज हो रहा। इंक्रीज। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डिक्रीज। ये पॉइंट देखो, समझ में आया? यस सर। ये बहुत यस इंपॉर्टेंट सर। नीचे, जो कि बहुत गहराई में जाने के बाद कुछ हजम होता है कि क्या हो रहा है ये। अब ये सारी चीजें जो हैं ये थोड़ा आपको समझने वाली हैं, तो अगर आप फोकस हटा दोगे ना तो ये समझ नहीं आएंगे बेटे। रटने के लिए हमारे पास किलिंगम डायग्राम में उसमें था, मेटलर्जी में, उसमें रटो, इसमें रटो। नोट कर लिया? अच्छा, ये सारा कुछ, ये प्रोसेस हो क्यों रहा है? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ये सारा कचरा क्यों हुआ? क्योंकि निकल ने अपना इलेक्ट्रॉन उसको वापस कर दिया, जितना उसने दिया था उसको वापस लौटा दिया। इस वजह से ये सारी प्रोसेस हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, ये नोट कर लिया? यस सर। बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग किसमें किसमें हो रही है? निकल और कार्बन। निकल एंड कार्बन। ठीक है। कार्बन। निकल एंड कार्बन। अब अगर निकल और कार्बन के बीच में बैक बॉन्डिंग बिटवीन निकल और कार्बन के बीच में इंक्रीज हो, तो कैसे दिखाऊं? निकल और कार्बन के बीच में बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है, तो मैं यहां नीचे दोबारा लिखता हूं, बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ निकल एंड कार्बन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। इस बात पे जरा फोकस करना। तक आप पहुंच पा रहे हो? यस सर। यस सर। जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा
जितना ज्यादा निकल बैक बॉन्डिंग करेगा उतना ही निकल और कार्बन का बॉन्ड क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग। अरे बेटे म्यूट कर लो प्लीज। ये देखो पहले 42 जन थे और अभी छोड़ गए। ये आपको दिखाता है कि आप लोग अब थक रहे हो बच्चे। जब आप लोग जंगे Yes, में sir. जाना होता है ना, तो आप लोग थक रहे होते हो कि यार बहुत पढ़ लिया, पढ़ पढ़ के बोर हो गए। मुझे लगता है कि जब तक आप जंग को जीत ना लो तब तक आप हार नहीं मान सकते बेटे, नहीं तो फिर वहीं तो हार जाओगे आप। अच्छा ये पॉइंट समझ आया या नहीं आया, क्योंकि टाइम भी जा रहा है। इतना पॉइंट समझ आया बच्चे? आगे सर। यस सर। आगे सर। ओके, अब जरा एक पॉइंट और इसी में लिखो, बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली टू नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल, इनवर्सली टू आप चाहे तो अलग लिख लो, चाहे उसी में कनेक्ट कर लो डायरेक्टली। इसका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इस पॉइंट को जरा रिलेट करना। देखो ये नेगेटिव चार्ज वाला आपको रिलेट हो पा रहा है बच्चों? या उस लायक अब बचे नहीं हो? नेगेटिव वाला दोबारा बताना एक बार। बता रहा हूं। वो अब टॉपिक चेंज हो गया है। टॉपिक जरा ये है, क्वेश्चन है MnCO6 प्लस CrCO6 प्लस वेनेडियम कार्बोनाइल माइनस आयरन CO5, ये है। इसमें पूछ रहा है कि बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम किस में होगा और बैक बॉन्डिंग मिनिमम किस में होगा, ये बता दो। माइनस चार्ज वाले मैक्सिमम। माइनस वाले में मैक्सिमम। सर वेनेडियम वाले में मैक्सिमम होगा। वेनेडियम वाले में, क्योंकि अगर वेनेडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा बच्चों तो इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा रिपल्सन वो बंदा फील करेगा उतना ही अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। ये हो जाएगा मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग, और इसमें क्या होगा? मिनिमम। मिनिमम बैक बॉन्डिंग। क्योंकि अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी तो वो डोनेट करेगा क्या? नहीं। नो सर। नो सर। अब जरा इसके बेसिस पे अगर मैं आपसे ये पूछूं, बैक बॉन्डिंग का आपको पता चल गया ना, जिसमें बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी उसमें जरा मुझे ये बताओ मेटल और कार्बन के बीच में स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। हाई होगी। हाई होगी। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में स्टेबिलिटी क्या होगी? लो। कम होगी।
लो होगी। गुड 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 गुड। अच्छा जरा मुझे ये बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किसमें है? यहीं से पता चल जाएगा आपको समझ आया या नहीं आया। मैग्नीज वाले में। चाइनीज वाले में सर। कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किसमें है? जिसमें मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग होगी। कार्बन और ऑक्सीजन में। वेनेडियम। कार्बन, अरे वेनेडियम वाले में। वेनेडियम वाले में ही होएगी। वेनेडियम वाले में। वेनेडियम सा। बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड लिख सकता हूं मैं। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? मैं ये लिख सकता हूं क्या, बैक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ मेटल कार्बन। इन दोनों पे भी जरा थिंक करो। ये सारी बातें समझना बहुत मुश्किल है और यही क्वेश्चन है। ये जो मैंने ऊपर क्वेश्चन दिया है बच्चे, यही क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर आप तब तक नहीं दे सकते जब तक इसके डेप्थ में आपको समझ ना आया हो। आप जरा ऊपर से लेके नीचे तक एक बार रीथिंक करो कि देखो है क्या। जब एक साथ पढ़ोगे तभी समझ आएगा। अभी तो आप ब्रेक करके पढ़ रहे हो ना। पूरी +1 की केमिस्ट्री, पूरी +2 की केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई है इस एक क्वेश्चन में। आपके पैकेज में क्वेश्चन गिवन है ये। नीट 2011-12 में आया हुआ है। अभी लेटेस्ट भी आया था एक 19 में, वो मेरे पास नया वाला पैकेज नहीं है। 2 क्वेश्चन आए थे। किसी के पास नया वाला पैकेज हो तो आप देखो कि इनिशियल होगा सेक्शन C वाले में। 1-2 साल पहले ही आया था। तो अब इस चैप्टर में बहुत थोड़ा सा रह गया है, इसको थोड़ा सा फिनिश करके और फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। आगे नहीं पढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि आप लोग थक जाते हो। मिला क्या किसी के पास नया पैकेज? सर मुझे चार्ज वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज वाला। बाकी सारी पोजीशन सेम ले ले। एक मेटल है, बाकी सारी पोजीशन सेम ले ले। इसका मतलब इस मेटल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया बच्चे, और इस मेटल पे पॉजिटिव चार्ज मान ले ज्यादा है। तो मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कम। बोल बोल। नेगेटिव वाले पे। नेगेटिव वाले पे। अच्छा एक बात बता, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा रिपल्सन उतना ज्यादा होगा बच्चे? हाँ ज्यादा होगा। तो यहाँ जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतनी जल्दी ही तो ये डोनेट करेगा। हाँ तो बैक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा हुई या नहीं हुई? हाँ उतनी ज्यादा हुई। अब इस मेटल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन इसके पास वैसे ही कम थे। इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गए तो ये कम देने की टेंडेंसी रखेगा ना बच्चे। हाँ अब समझ आया कुछ कि नेगेटिव वाले पे बैक बॉन्डिंग ज्यादा क्यों हो रही है? हाँ हाँ समझ गया सर। हाँ बात वही है ना, रिपल्सन का चक्कर है बच्चे। जिस मेटल के ऊपर नेगेटिव होगा
तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखते हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये बच्चों, तो अगर आप कॉन्सेप्ट से दूर जाओगे तो ये चैप्टर आपके लिए नहीं है ना? सर लिमिटेशन ऑफ सेफ्टी का एक पॉइंट दिखा दो बस। पॉइंट दिखा दूं? वो तो मैंने लिखवा दिया था, 2 पॉइंट लिखवाया था मैंने। तो सर दूसरा बता दो, दूसरे रह गया था मेरा। दूसरे वाले में ये था कि एक तो वो हाइब्रिडाइजेशन और शेप नहीं बता पाए थे, और दूसरे इनके अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज जो होता है ना बेटे, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो सीरीज बना के दी उसमें नेगेटिव चार्ज वीक बनाया इन्होंने। ये इनके लिए देखते हुए पढ़ाई करते हो, मैं बता दूं कि अगर आप ऐसे ही पढ़ाई करते हो तो आप पढ़ाई छोड़ दो। टीवी देखते हुए, मोबाइल सुनते हुए कुछ नहीं हो सकता है बेटे, सिर्फ पैसे आप लॉस कर रहे हैं घर वालों को। अरे सर टीवी नहीं देख रहा हूँ, भाई की क्लास चल रही है मेरे। तो बेटे आप दूसरी जगह बैठे ना फिर। सर अब उसकी मेरी सर 15 मिनट की बस्ती है, तो अब मैं 15 मिनट के लिए सर इधर उधर क्या करता हूँ फिर। अच्छा चल, अच्छा हाँ। ठीक है, फिर मैं एंड कर देता हूँ बच्चों। ओके सर। सर जी जी बोलो। सर मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में आपने क्या फॉर्मूला लिखवाया था वो बता दीजिए एक बार। मेटल टू मेटल में मैंने पर्शियन ब्लू लिखवाया था, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। पर्शियन ब्लू Fe4 ब्रैकेट स्टार्ट FeCN6 ब्रैकेट क्लोज होल थ्राइस। वैसे बताया सर आप। थैंक यू सर। क्या कह रहे बच्चे? नाम क्या बताया? पर्शियन ब्लू पीछे कॉपी में लिखवाया हुआ बेटे एक जगह, पर्शियन ब्लू नेमिंग में। आप कॉपी पढ़ोगे पूरा तो मिल जाएगा पर्शियन ब्लू। हाँ, और कुछ किसी को पूछना है क्या? किसकी आयनाइजेशन? नो लॉस ऑफ एक्सचेंज। D6 किसमें? नहीं, ये किसी लिगेंड के साथ है, इस चैप्टर में है। किस चैप्टर में बात कर रहा है वो? अच्छा, डी ब्लॉक में कह रहा है D6 में एक्सचेंज एनर्जी नहीं होगी। इसका मतलब है वो CFT से कंसीडर कर रहा है बच्चे, अदरवाइज तो होगी, क्योंकि अगर ये है तो इसमें एक्सचेंज नहीं पॉसिबल है, लेकिन अगर ये है फिर तो इनमें एक्सचेंज पॉसिबल है। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, टोटल कितने एक्सचेंज हो जाएंगे? 6 एक्सचेंज पेयर हो जाएंगे बच्चे। तो इसका मतलब वो ये कंसीडर कर रहा है कि भाई T2G में अगर 6 इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो सारे पेयर्ड होंगे, और पेयर्ड होंगे तो फिर वो एक्सचेंज नहीं करेंगे बच्चे। ठीक है, ये हो सकता है। हाँ, और क्या पूछ रहा था कौन बच्चा? सर एक क्वेश्चन बता दीजिए। बोलो बेटे। मैं क्वेश्चन बोलती हूँ। हैं? बोल बोल। कौन सा चैप्टर है? डी ब्लॉक। हाँ बोलो। द मेटल विच कैन फॉर्म कैटायन हैविंग मेटल मेटल बॉन्ड। अच्छा, वो मरकरी वाला। हाँ, वो फैक्ट है बेटे, मरकरी वाला। बस आपने मुझसे, मैंने उस दिन 3 का आंसर भेज दिया था, इसका छोड़ दिया था ना? हाँ यस। आपने कहा था वॉइस मैसेज भेज दो, तो मैं इसलिए नहीं भेजा कि उसमें भेजूं क्या, वो एक फैक्ट है बच्चे बस। तो आप अच्छा, इसे लर्न। हाँ ओके सर। और कोई क्वेरी बच्चे?
ठीक है, जाओ एंजॉय करो। आप लोग यार थक जाते हो पढ़ पढ़ के कसम से। ओके बच्चों, बाय।